दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 552 नंबर का लेक्चर है और अगर केवल बायोलॉजी को ध्यान रखेंगे तो आज हमारा दूसरे नंबर का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। 551 से हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हमने बायोलॉजी में एक और बेहतरीन टॉपिक पर क्लास तैयार किया हुआ है जिसमें हम चर्चा करेंगे जीव और मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपको मैं अपनी कक्षा में देने वाला हूं और विधिवत समझाने वाला हूं। पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आज की क्लास देखते हैं तो टोटल 16,560 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 30 सवाल लेकर आता हूं, लेकिन वो 30 सवाल पढ़ने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, तो एक बार आप हमारी क्लास में बने रहिए। आपको ये क्लास इतनी पसंद आएगी कि आगे की क्लास भी आप देखेंगे और पीछे की जो 550 क्लास है वो भी आप जरूर देखेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर फ्री की क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार हमारे पेड क्लास का डेमो आप जरूर देखिएगा। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, हमारी सारी क्लासेज इसी ऐप पे चलती है। कम से कम एक मौका आप जरूर दीजिएगा। हमारे सुपर सेलिंग बैच में हिंदी का बैच है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है और संपूर्ण राजव्यवस्था भारत के संविधान का बैच है। दोस्तों ये 3 बैच अभी हमने लॉन्च किया, बहुत अच्छी गुणवत्ता की क्लास में दी गई। आप एक बार मौका दीजिए, डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ऐसे ही मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल। पहला सवाल कि कछुआ कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। कछुआ कितने दिनों तक दोस्तों जिंदा रह सकता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया, जो कुछ हमें पता है, इससे ज्ञात होता है कि लगभग 200 से 250 साल तक ये कछुआ जिंदा रह सकता है। कितना? 200 से 250 वर्ष तक। ठीक है, 200 से 250 साल तक दोस्तों ये कछुआ जिंदा रह सकता है। अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था धरती पर सबसे ज्यादा जीवन कौन जीता है, बताइए। ठीक है, धरती पर सर्वाधिक समय तक जीने वाला जीव। ठीक है, जीने वाला जीव अब कौन है? ये कछुआ नहीं है। कछुआ तो 250 साल है। एक है ग्रीनलैंड शार्क, वो 400 साल तक दोस्तों जिंदा रहती है। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम है ग्रीनलैंड शार्क। क्या नाम है? ग्रीनलैंड शार्क। और कितनी अजीब बात है, ये आपको भी पढ़ के लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था यार, कोई भी जीव ऐसा हो सकता है क्या जो 400 साल तक जिंदा रहे। हम तो कछुए के बारे में नहीं सोच सकते थे कि भैया कोई कछुआ ऐसा होगा जो 200-250 साल तक जिंदा हो। अरे भाई इनका अच्छा ऐसा होता क्यों है सर? देखिए मेटाबॉलिज्म पे सब निर्भर करता है। इन लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो काम करता है, इतना धीमे काम करता है ना, इस वजह जिसका मेटाबॉलिज्म जितना धीमे काम करता है, पाचन क्षमता वो उतना ज्यादा दिनों तक जीता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो इनके अंदर है, ठीक है, धीरे धीरे काम करता है। इनको कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कम मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे इनका शरीर जो बूढ़ा होता है, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ये प्रक्रिया ही इतनी स्लो होती है। इसको पाचन से भी मत जोड़िए। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ पाचन से संबंधित नहीं है, मेटाबॉलिज्म में पूरे शरीर से संबंधित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक चीजें, जैसे हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिकाएं मरती हैं, उन्हीं कोशिकाओं के मरने के बाद कुछ समय ऐसा आता है जब नई कोशिकाओं का जन्म बंद हो जाता है, आदमी बूढ़ा होने लगता है। अगर कोशिकाएं निरंतर जन्म लेती रहें हमेशा और कोई कोशिकाओं का देहांत भी ना हो, निधन ना हो, मरे ना, तो ऐसे में व्यक्ति अमर बन जाएगा। समझ रहे हैं? यानी मेटाबॉलिज्म सब निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कौन सा जानवर पानी पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है। अब इसका जवाब तो बड़ा आसान है। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है ऊंट। ठीक है, ऊंट जो है ये पानी पिए बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो हम कह रहे हैं ऊंट के अलावा दोस्तों घून के बारे में जानते हैं, घून के बारे में। ठीक है, घून, ठीक है, घून कहां पड़ता है? गेहूं के चावल वाल के दानों के बीच में घून रहता है। ठीक है, वही तो पानी नहीं होता। कहां से पानी उसको मिलता है? वो नमी उसको मिलता रहता थोड़ा बहुत। ठीक है, खैर ये सब छोड़िए, मैं ऊंट की बात करता हूं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट जो है बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है, पीठ पे जो ऊंट का कुबड़ होता है, उस कुबड़ में वो पानी स्टोर करके रखता है वसा के रूप में। तो याद रखिएगा कुबड़ में संचित वसा, लिखेगा ऊंट
ऊंट के कुबड़ में संचित वसा का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके परिवर्तन से उसको क्या होता है, इस जल की प्राप्ति होती है। तो पहले तो वो कुछ जल स्टोर करके रखता है, अब बाकी जैसे हम है ना, अगर व्यक्ति खाना ना खाए तो भी जिंदा रहेगा। कैसे? अरे बिना खाना का व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा? अरे फैट वैट जितना वो भी तो गलेगा, जब वो गलेगा तो उतने दिन तक जिंदा रहेगा। हाँ, उसके गलने के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो फैट जो गलेगा, उसी तरह यहां भी जो ऊंट है, ऊंट के कुबड़ में जो फैट है, जो वसा है, ठीक है, उस संचित वसा का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहिए रासायनिक निम्नीकरण होता है। क्या होता है? निम्नीकरण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वो लंबे समय तक बिना जल के भी जीवित रह सकता है। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखिए, ऐसा सवाल जो आपको हैरान परेशान कर देगा। किस जानवर की आरबीसी में केंद्रक जो होता है ये अनुपस्थित रहता है? कितनी बड़ी बात कर दिया। आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। किस जानवर के आरबीसी में केंद्रक नहीं, केंद्रक तो बड़ा जरूरी है, लेकिन किसमें अनुपस्थित रहता है, किसमें एब्सेंट रहता है? तो याद रखेगा, ये केंद्रक जो होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऊंट में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट में कई जगह पे लिखा रहता है लामा में। ठीक है, ये उसी संबंधित ऊंट या लामा में केंद्रक नहीं पाया जाता। चलिए, ये केंद्रक का सवाल जब हम छोड़ते कुछ नया पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सवाल कभी परीक्षा में है कि सबसे बड़ा केंद्रक किस जानवर में पाया जाता है, ये आपने नहीं सुना होगा। मैं ऐसे ऊट पटांग सवाल खूब ढूंढता हूं, मुझे मजा भी आता है। मुझे पता है जिसमें मुझे मजा आता है उसमें मेरे बच्चों को भी मजा आएगा। मान लीजिए कभी परीक्षा में सवाल बन गया, सबसे बड़ा केंद्रक किस जीव में पाया जाता है? बताइए मुझे। सवाल है सबसे बड़ा केंद्रक, सबसे बड़ा केंद्रक। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्रक पाया जाता है हाथी में। हाथी वैसे भी बड़ी होती है, तो इस तरह से याद रखेंगे, सबसे बड़ा केंद्रक हाथी में। सर ये बता दिए तो ये भी बता दिए सबसे छोटा केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो बड़े चालाक निकले। हाँ, सब हम ही से पूछ लोगे, सब फ्री में पढ़ लोगे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ ही लो। सबसे छोटा केंद्रक पाया जाता है कस्तूरी मृग में। किसमें पाया जाता है? कस्तूरी मृग में। एक विशेष मृग होते हैं कस्तूरी मृग। ठीक है, तो याद रखेगा सबसे छोटा केंद्रक जो है, सबसे छोटी आरबीसी, केंद्रक मतलब सबसे छोटी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी केंद्रक। ठीक है, तो याद रखेगा उसी तरह सबसे छोटी आरबीसी लिख लीजिए। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कस्तूरी मृग में। ठीक है, कस्तूरी मृग में। ठीक है, ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, मनुष्यों में, मनुष्य की बात करें, इंसानों में जब इंसान परिपक्व हो जाता है तो उस अवस्था में केंद्रक समाप्त हो जाते हैं। जब इंसान एक सेकंड रुकिए, जब इंसान परिपक्व हो जाता है तो उस अवस्था में क्या हो जाते हैं? केंद्रक अनुपस्थित हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आपको अटपटा सवाल लगेगा, लेकिन लिखिएगा कि परिपक्व इंसान को परिपक्व मत कीजिए, जैसे कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा परिपक्व आरबीसी में केंद्रक, मनुष्यों के अंदर बात कर रहा हूं। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। मेरी क्लास में हमेशा आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा ना कि आप अपने आप को बिना गूगल किए रोक नहीं पाएंगे। इसी सवाल पर देखिए, अगर ये सवाल परीक्षा में आ जाए, मैं कहता हूं 99% बच्चे गलत जवाब देंगे। भाई, लोगों ने पढ़ा ही नहीं बायोलॉजी को इस तरीके से। आप ध्यान दीजिए, मजा बहुत आएगा। ठीक है, क्लास में केवल बने रहिए, और कोई भी क्लास उठा के देख लेंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आज हमने कुछ नया नहीं सीखा। किसी भी क्लास को देख लीजिए, पूरे 550 लेक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए अगला सवाल, कह रहा किस जानवर में पित्ताशय, गजब सवाल दे दिया, किस जानवर में पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर नहीं पाया जाता है? ठीक है, क्या लिख रहा है दोस्तों? इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत बड़ी बात हो गया। किस जानवर में पित्ताशय नहीं पाया जाता? अरे भैया पित्ताशय नहीं, अच्छा पित्ताशय में होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि किस पित्ताशय का काम क्या है? ठीक है, पित्ताशय का काम क्या है? तो पित्ताशय में पित्त संग्रहित होता है, यही है ना? पित्त संग्रहित होता है, स्टोर होता है। ठीक है,
ये एक तरह से स्टोरेज है। क्या है दोस्तों? ये एक तरह से क्या है? स्टोरेज। ठीक है, पित्ताशय। अब अगर पित्ताशय नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? यकृत से पित्त सीधे छोटी आंत में चली जाती है, बीच में रुकती नहीं है। ठीक है, छोटी आंत में चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। किस कंडीशन में? अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो। अगर गॉल ब्लैडर नहीं है, पित्ताशय है नहीं, तो बताइए स्टोर कहां होगा? स्टोर ही नहीं होगा। जब स्टोर नहीं होगा तो लीवर से पित्त कहां चला जाएगा? सीधे लीवर से सीधा छोटी आंत में चला जाएगा। सवाल यह है कि किस जानवर में पित्ताशय नहीं पाया जाता? बहुत सारे जानवर हैं। आप घोड़े का उदाहरण ले लीजिए, आप चूहे का उदाहरण ले लीजिए, आप ऊंट का उदाहरण लीजिए, ये बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। आप जिराफ का ले लीजिए, लिखेगा घोड़ा, लाइन से लिखते जाइए, घोड़ा, ऊंट, चूहा, जिराफ, ऐसे बहुत सारे। इन सब में नहीं पाया जाता। हाथी, सर हाथी में भी नहीं पाया जाता। हाँ, हाथी, गैंडा, कबूतर, किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, लिखिए ये सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनमें से दोस्तों इत्यादि लिखिए। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। सर हमने इस सवाल को आज तक क्यों नहीं पढ़ा? हमारा क्या दोष है? क्योंकि आज तक मैंने नहीं पढ़ाया या आज तक आपने पढ़ने का प्रयास नहीं किया। सबसे बड़ा कारण ये है, हम तो मान लीजिए माध्यम हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने कभी ढूंढा ही नहीं ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए। क्लास में बनिए और सीखिए नई नई बातों को। आगे आइए, करा किस जानवर में स्तन ग्रंथियां तथा बाल पाए जाते हैं जिसके कारण उसके पंख होने पर भी उसे स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है? देखिए, पंख होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या होगा, वो पक्षी मान लिया जाएगा। हमारी अपनी विचारधारा होती है कि जिसके पास पंख और पक्षी है, हम आप ही मानते हैं ना कि जिसके पास पंख वो पक्षी है। भाई चमगादड़ के पास पंख है, क्या वो पक्षी है? नहीं, वो पक्षी नहीं है, वो स्तनधारी है। यहां हम उसी चमगादड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं। बैट, ठीक है, बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़, याद रखेंगे। इसके पास स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये स्तनधारी हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं है। पंख होने पर भी ये पक्षी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है। आगे देखिए, किन सरीसृपों में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं? कर्ण मतलब ईयर मतलब कान। ठीक है, ईयर का मतलब क्या हो गया? कान। किसमें दोस्तों कान नहीं पाया जाता? ये आपसे लिखा है। क्या लिखा दोस्तों? किसमें कान नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो सांप को ही ले लो। ठीक है, सर्प वगैरह जो है, सांप जो है, सांप या सर्प, ठीक है, जिसे आप स्नैक कहते हैं, इसी में दोस्तों कान नहीं पाया जाता है। फिर दोस्तों सांप सुनता कैसे है? ठीक है, सांप ध्वनि को क्या करता है? ध्वनि को तरंगों के माध्यम से सुनता है। ठीक है, तरंग, ठीक है, वेव, किसी के चलने से जो वेव पैदा होता है, जो ध्वनि पैदा होती है, ठीक है, जो वेव्स निकलती है, ध्वनि नहीं, साउंड को अलग कर लीजिए, वहां से एक तरंग निकलती है दोस्तों, उसी तरंग को अपने आंतरिक संरचनाओं की वजह से सुन लेते हैं। और आपका ध्यान सांप पे है, मैं तो कह रहा हूं कछुआ और मगरमच्छ के पास भी कान नहीं होता है। क्या कहते हो बताओ? कछुआ, मगरमच्छ, मछली, आप ध्यान दीजिएगा, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, मछली वगैरह हो गई, इन सब के पास भी तो काम नहीं है आदि। ठीक है, इन सब के पास भी कान नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन देता है। मैं इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सरीसृप नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, ये सरीसृप नहीं है। ठीक है, इस वजह से इनको मैं उत्तर में नहीं रख रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मैं यहां इसको उत्तर में भी रख लेता, इसलिए ब्रैकेट करके इसको मैं अलग रख रहा हूं कि सरीसृप। आपसे पूछा कि वो सरीसृप कौन सा है जिसमें बायकर्ण नहीं होते हैं? सरीसृप मतलब रेप्टाइल, रेंगने वाले जीव। ठीक है, तो आपको उस आधार पर अपना जवाब देना था। आगे बढ़ते हैं। करा सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा सेल जो होता है, ये किस जीवाणु की होती है? तो उसका नाम आपको बताना है। और ये बहुत छोटा है, एमएम में होता है, मिलीमीटर में होता है। इसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है?
माइकोप्लाज्मा। और इतना ही नाम नहीं, एक नाम इसके साथ और जोड़ेगा, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ठीक है, गैलोसेप्टिकम, गैलोसेप्टिकम। ये वो है दोस्तों, वो जीवाणु है जिसमें सबसे सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एक चीज और बता दूं, इसका ही नाम नहीं, आप मोनेरा जगत के जितने भी जीवाणु लेंगे, ठीक है, मोनेरा जगत के सदस्य जितने भी होंगे उन सब की खासियत है कि सभी में छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये मोनेरा जगत में आता कौन कौन है? ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को ही आप क्या बुलाते हैं? जीवाणु बुलाते हैं। जितने भी तरह के साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप नील हरित शैवाल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नील हरित शैवाल, ठीक है। और जितने भी तरह के आदि, जितने भी तरह के माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम होते हैं, इन सभी में छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आप याद रखेंगे। 0.1 mm, अब सोच लो आप कितना है, पॉइंट में 1 mm है, ये आप याद रखिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, किस जीवाणु को प्लूरोन्यूमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, ये शब्द आप याद रखेगा। PPLO एग्जाम में खूब मिलता है, PPLO भी कहते हैं। तो PPLO दोस्तों इसी माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ठीक है। और याद रखेगा ये मोनेरा जगत का है। किस जगत का है? यह मोनेरा जगत का जीव है, ठीक है, जिसे हम PPLO कहते हैं, PPLO कहते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज के बारे में याद रखें, स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोटिक जीव भी कहे जाते हैं, ठीक है। लिखिएगा, ये जो हैं स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव इसे कहा जाता है। और प्लस याद रखेगा, ये रोगवाहक भी होते हैं, ठीक है। ये रोगवाहक मतलब याद रखेगा, बहुत सारे रोगों के वाहक होते हैं, रोग को एक से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ठीक है, PPLO कहा जाता है। और ये PPLO शब्द आप ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में बहुत बार आया है। कह रहा मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ध्यान दीजिएगा, मोटाई में सबसे छोटा आपने देख लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है? तो याद रखेगा, मोटाई में, चाहे मोटाई कहिए चाहे आप आयतन कहिए, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दो चीज याद रखेगा, यह चाहे मोटाई दे दे चाहे आयतन दे दे, ठीक है, मोटाई दे दे या आयतन दे दे, इन दोनों में सबसे बड़ा होता है। और यह विश्व धरती का सबसे बड़ी कोशिका जो धरती की है, वो भी दोस्तों किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडे को हम सबसे बड़ी एकल कोशिका मानते हैं, लेकिन आयतन में, लंबाई में नहीं, आयतन में, लंबाई में नहीं। ध्यान दीजिएगा, लंबी कोशिका नहीं है, बड़ी कोशिका है। यहां पे बल्कि लिख लीजिए, ठीक है, लंबी अगर दे दे तो बोलिए लंबी नहीं है, ठीक है, बड़ी है लेकिन लंबी नहीं है। अब अगला सवाल आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो मानव की तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि लंबाई में, ठीक है। इसी तरह पीछे वाला भी याद रखेगा, आयतन में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपने क्या पढ़ा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या पढ़ा? आपने पढ़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है लेकिन आयतन में। अगर आपसे लंबाई के आधार पूछ दे कि लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो याद रखेगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका तंत्र में भी हम न्यूरॉन को लेके चलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन कहते हैं, ये सबसे बड़ा है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका पता कौन सी है? अगर मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ जाए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की दूसरी
सबसे बड़ी कोशिका, सेकंड सबसे बड़ी कोशिका, तब आप क्या बताएंगे? तब आपका जवाब होगा मादा अंडाणु। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? मादा अंडाणु। ठीक है, मादा अंडाणु जो दोस्तों ये दूसरे नंबर का है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? पहले नंबर वाला हमको लगता है दुनिया में हर बच्चा जानता है कि नर्वस सिस्टम सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। तो अब ये आम बात हो गया है। तो कुछ नया बात क्या आ सकता है एग्जाम में? नया आ सकता है कि पहला वाला छोड़कर दूसरा आपसे पूछ दे। ईमानदारी से बताओ ये हो सकता है कि नहीं? और आप ना मेरे से पढ़ने के दौरान ये भी देखा करो क्या मैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे अध्यापक आपको मिल जाएंगे जो क्लास से इतर कर देते हैं खाली उसको वायरल बनाने के लिए। तो जो मुख्य बात है, मुख्य धारा जो एक अध्यापक का जो काम है उससे इतर बात करते हैं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। लेकिन आप कभी यहां आएंगे ना तो यहां पे देखेंगे यार 30 सवाल पढ़ाया कैसे जाता है। और ये पूरा मैं 550 लेक्चर की बात कर रहा हूं। अब तक मैं 550 नहीं, अब तक मैं 5500 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि मेरी ये 5000वीं क्लास है या 10,000वीं क्लास है। कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप तो बाद में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने क्लास का नंबर लिखना शुरू कर दिया, क्वेश्चन का नंबर लिखना शुरू कर दिया। और देखिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 16,500 सवाल इसी क्लास में मैं ऐसे इत्मीनान से पढ़ाया हूं, बहुत प्रेम से। ठीक है, आप पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा सबसे लंबी छिपकली दोस्तों कौन सी है? भैया लंबी होगी तो आप क्या सोचते हैं, बताइए कितनी लंबी हो सकती है? ठीक है, कितनी लंबाई हो सकती है? आप कल्पना कीजिए, मैं बताऊं आपको 3 मीटर लंबी है। चाहे आप इसको 3 मीटर कहिए, चाहे आप इसको 10 फीट कहिए। अरे बाप, 10 फीट की छिपकली। हाँ छिपकली, बार बार मत बोलो छिपकली। ठीक है, कुछ नया नहीं। सर एक आपने पढ़ा था सबसे विषैली छिपकली, हिलोडर्मा। ठीक है, सबसे विषैली छिपकली मैंने आपको बताया था, सबसे विषैली छिपकली। ठीक है, सबसे विषैली छिपकली। ठीक है, छिपकली। और मैंने बताया था कौन सी है, इसका नाम बताया था मैंने हिलोडर्मा। ठीक है, हिलोडर्मा, जिसे बीडेड लिजार्ड कहा जाता है। क्या कहता है? बीडेड लिजार्ड। ठीक है, बीडेड लिजार्ड कहा जाता है, ये था। लेकिन सबसे लंबी कौन सी है तो याद रखेगा, कोमोडो ड्रैगन। क्या नाम है? कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, इस छिपकली का नाम है, ये सबसे लंबी छिपकली। सर मान गया मैं, इस क्लास में आने के बाद आज मजा आ गया। हाँ? उड़ने वाले रेप्टाइल का नाम बता दो। अब आप तो सुनते रेप्टाइल मतलब होता है सरीसृप। बताइए, रेप्टाइल में सरीसृप का नाम आता है, सरीसृप। ठीक है, और आज आप क्या पढ़ रहे हैं? उड़ने वाला रेप्टाइल। अरे भाई हमने तो सुना था कि सरीसृप रेंगने वाले होते हैं। हाँ? रेप्टाइल जो होते हैं ये रेंगने वाले होते हैं, रेंगने वाले। अब रेंगने वाले अगर जीव उड़ने लगे तो अपने आप में कैसा सवाल है, लेकिन होते हैं। याद रखेगा, इसका नाम है ड्रैको। क्या नाम है? ड्रैको। उड़ने वाले रेप्टाइल को क्या कहा जाता है? एक शब्द इसके लिए ड्रैको शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने पढ़ा था, आपको भरोसा नहीं, मैंने बताया था उड़ने वाली मछली। याद है कि भूल गए? याद दिला देता हूं, उड़ने वाली मछली। 2 चीज बताया था, उड़ने वाली मछली और उड़ने वाली मछलियों की भूमि। उड़ने वाली मछलियों की भूमि, ये 2 सवाल मैंने आपको बताया था। याद है कि भूल गए? तो मैंने आपको बताया था बारबडोसा जो है उड़ने वाली मछलियों की भूमि है, और एक्सोकोएटिडे। ठीक है, कोएटिडे ये उस मछली का नाम था। और बारबाडोसा, ठीक है, बारबाडोसा जो है दोस्तों ये उस उड़ने वाली मछलियों की भूमि कही जाती है। इसके पास में ऐसी मछलियां बहुतायत मात्रा में देखी गई हैं, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। देखिए मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरी कोशिश रहती कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया वो रिवाइज करता चलूं। जैसे मैं चाहता तो हिलोडर्मा की बात यहां ना करता, लेकिन इसलिए कर रहा हूं भाई पीछे पढ़ाया हूं, 1 बार 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ऐसा मेरा प्रयास रहता है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा कौन सा घोड़ा असल में एक मछली है घोड़ा लेकिन उसे मछली कहते हैं। ठीक है, नहीं है मछली लेकिन उसे हम घोड़े के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, घोड़ा मछली, मछली घोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम है समुद्री घोड़ा। क्या नाम है?
समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सी हॉर्स, ठीक है। क्यों सी हॉर्स कहते हैं? दिखता घोड़े के जैसा है, रहता समुद्र के अंदर है, ठीक है। दिखता घोड़े के, शकल घोड़े के जैसी, रहता समुद्र के अंदर, इसीलिए इसे सी हॉर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। कह रहा है कौन सी मछली एक विद्युत मछली है? इलेक्ट्रिकल फिश, समझ रहे हैं? उसके अंदर से बिजली निकलती है, यह जिसके शरीर में विद्युत अंग पाए जाते हैं, जिससे विद्युत निकलती है। हाँ भैया, यह बिजली पैदा होती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक रे की। उस मछली का नाम है इलेक्ट्रिक रे, या उस मछली को कहते हैं इलेक्ट्रिक ईल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ईल, ठीक है। ये दोनों दोस्तों उसी का नाम है, याद रखेंगे। पता नहीं कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में आपसे मिल जाए, ठीक है, भेटा जाए, तो उसको आप समझिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि इलेक्ट्रिक रे मछली को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताए तो, चाहे आप, बहुत सारे इसके नाम हैं, लिख लीजिए, 3-4 नाम लिख लीजिए। कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक रे मिल जाएगा, कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक ईल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईल, ईल में बड़ी है, ठीक है। तो ये दो नाम तो सबसे ज्यादा सामान्य। तीसरा नाम आपको मिलता है टारपीडो। हालांकि टारपीडो हम लोग चक्रवात को बोलते हैं, लेकिन कई बार इस मछली को भी टारपीडो नाम दिया जाता है। इसी तरह क्रैम्प फिश या नम्ब फिश, ठीक है, क्रैम्प फिश या नम्ब फिश, ठीक है, ये सब भी दोस्तों नाम दिया जाता है। तो ये सब उसी मछली का नाम है जो इलेक्ट्रिक मछली है। बिजली के झटके लगते उस मछली को छूने से, ऐसी मछलियां भी दोस्तों पाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैं आपको कुल 8 सब्जेक्ट विधिवत पढ़ा चुका हूं। हमारा 9वां विषय है। देख लीजिए कौन कौन सा है। जैसे हमने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का संविधान, ये सब आपको पढ़ा दिया। 4 विषय इधर हो गया। 5वें विषय में हमने आपको विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ा दिया, पूरा रसायन विज्ञान पढ़ा दिया। अब 9वें नंबर पे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीव विज्ञान। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा। आप पीडीएफ के लिए चले जाओ, वैदिकी नाम का एक ऐप आपको मिल जाएगा, वैदिकी, ठीक है, वैदिकी ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, सारी क्लास का पीडीएफ वहां आपको दे दिया गया, ठीक है। अब तक दोस्तों बात करें तो 550 लेक्चर मैंने आपको दे दिया। 16,500 से अधिक सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये आता है किस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल हैं। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बेसिक सवाल है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट थे वो तो मैंने पढ़ा दिया। कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो उस पेपर का 50% हिस्सा ये केवल इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान का है। 50% सीधा सीधा हिस्सा, उससे ज्यादा ही समझ लीजिए, ठीक है। 50 से ज्यादा, कम से कम 60-65% हिस्सा इससे। बाकी थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ा एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट और थोड़ा सा कंप्यूटर, थोड़ा सा करंट, इसको शामिल कर लेंगे तो 100% हिस्सा बन जाएगा। तो जो बड़े पार्ट हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया। मैं इस सीरीज को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कम से कम बच्चा एक बार पढ़े और हर एक टॉपिक को पढ़े, कहीं उसका कोई चीज छूटने ना पाए, ठीक है। मैंने बहुत विस्तार से एक एक चीज पढ़ाया, आप जाके देखिए तो सही वीडियो। आगे देखिए, कह रहा किस जीव में नर मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं? अरे बाप रे बाप, क्या लिखा? कह रहा नर मैथुन अंग। अगर नर मैथुन अंग नहीं पाए जाएंगे तो बताइए वो जीव सेक्स कैसे करेगा? ठीक है, जीव सेक्स कैसे करेगा? और सेक्स नहीं करेगा तो बताइए उसके वंश की वृद्धि कैसे होगी? वंश की वृद्धि कैसे होगी बताइए? वंश की, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। यानी उस जीव का तो सत्यानाश है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जरूरी नहीं कि सेक्स करने के लिए मैथुन अंग हो, समझ रहे हैं ना? सेक्स करने के लिए मैथुन अंग हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं इतना आसान सा बात बताऊंगा, आपको भरोसा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं मेढक की। मेढक जिसे आप फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, ठीक है, फ्रॉग। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं। सर फिर मेढक से मेढक पैदा कैसे होता है? उसमें स्पर्म छोड़ने के लिए, शुक्राणु छोड़ने के लिए क्लोएका होता है, ठीक है, लिखेगा शुक्राणु जिसे आप स्पर्म कहते हैं। स्पर्म छोड़ने के लिए, स्पर्म छोड़ने हेतु, ठीक है, क्लोएका क्या पाई जाती है? क्लोएका, क्लोएका पाई जाती है, ठीक है, क्लोएका पाई जाती है। देखिए ये जो नर मैथुन अंग है ये है क्या? नर मैथुन अंग एक ऐसा स्थान है जहां से शुक्राणु बाहर निकलता है।
कुल मिला जुला के शुक्राणु मायने रखता है यार। वंश वृद्धि के लिए नर मैथुन मायने नहीं रखता है, शुक्राणु मायने रखता है। तो शुक्राणु क्लोएका से निकल जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जीव हैं जिनमें मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, सबसे छोटा स्तनधारी दोस्तों कौन सा है? ठीक है, स्तनधारी माना गया है, दूसरा सबसे छोटा उसे माना गया है। अब आप क्या कहेंगे बताइए? तो सबसे छोटा स्तनधारी जो है ये बम्बल बैट को कहा जाता है। किसे? बम्बल बैट। यह एक तरह का चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ की एक प्रजाति, चमगादड़ की एक प्रजाति है बम्बल बैट, उसको सबसे छोटा माना जाता है। कुछ लोग इसे भौरा चमगादड़ भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? बम्बल बैट को कहते हैं यह भौरा चमगादड़ है। क्या कहते हैं? यह भौरा चमगादड़ है, कुछ लोग इसे कहते हैं। ठीक है, और ये लंबाई के हिसाब से सबसे छोटा, ये भी याद रखिएगा। बम्बल बैट जो है, यहां लिखिएगा, लंबाई के आधार पर सबसे छोटा। लंबाई के आधार पर सबसे छोटा जो है, चाहे आप बम्बल बैट कहिए, चाहे आप ये भौरा चमगादड़ कहिए, लेकिन वजन के हिसाब से अगर सबसे छोटा कहेंगे तो उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, लिखिएगा, वजन के आधार पर सबसे छोटा स्तनधारी पता किसे कहा गया है? छछूंदर को कहा जाता है। ये सब मेरे लिए भी नया था। आपको पढ़ाने के लिए जब मैं कोई सवाल बनाता हूँ तो समझ के बहुत ज्ञानी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत कुछ नया नया मिलता है भाई, इसीलिए मुझे समय लगता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एक एक दो दिन क्लास नहीं आती है। अरे मैं मशीन हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बनाऊं भाई, कहाँ से बना लूं? ऐसे एक एक सवाल का इतना बढ़िया उत्तर चाहिए। अगर आपको, जैसे आप समझो ना, अगर मेरे सामने मेढक वाला सवाल आया तो मेरे दिमाग में अगला सवाल तुरंत पुट किया, यार नर मैथुन अंग नहीं है तो ये इसकी वंश वृद्धि कैसे होगी? और यही सवाल बच्चों के दिमाग में भी है। तो मैंने ढूंढा ना कि इसका शुक्राणु निकलने के लिए क्लोएका की जरूरत पड़ती है। तो पढ़ाना मायने नहीं रखता, पढ़ाने के लिए कंटेंट कैसा बन रहा है, एग्जाम से उसका रिलेशन क्या है, आपके विषय से संबंधित है कि नहीं है, सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और कैसे एग्जामिनर तोड़ मरोड़ के सवाल बना सकता है वह भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना आसान सब कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, कर विश्व का सबसे छोटा पक्षी दोस्तों कौन सा है? ये तो ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, इसको कहा जाता है हमिंग बर्ड। क्या कहा जाता है? हमिंग बर्ड। जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड को माना जाता है। इसे मरमर पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मरमर पक्षी भी कहते हैं। और यह पाया जाता है क्यूबा में। क्यूबा उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश है क्यूबा। क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी भी सवाल आए कि चीनी का कटोरा ये किस देश को कहा जाता है तो क्या बताएंगे? क्यूबा को ही कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। बाकी हमिंग बर्ड ये मरमर पक्षी का ही दूसरा नाम है। तो बहुत घबराने परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। कर मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया सर। ठीक है, कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 208। बच्चा जानता है। ठीक है, 208 बच्चों में चला जाएगा, जब बड़े हो जाते हैं तो 206 बोलिए। ठीक है, ये मैं वयस्क मनुष्य के आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, वयस्क में, ठीक है, वयस्क में 206 हड्डी पाई जाती है, याद रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये स्टेपिस होती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी, इसका नाम क्या है? स्टेपिस। स्टेपिस कान में। और कितनी पाई जाती है? 2 जोड़ी होती है, 1 जोड़ी होती है, जोड़ी छोड़ी, ये कान में पाई जाती है, याद रखिए। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांग में पाई जाती है। ठीक है, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी पैर के जांग में पाई जाती है, इसको फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। हाँ, स्टेपिस कहां पाई जाती है ये एक अच्छा सा सवाल है, तो याद रखिएगा स्टेपिस जो होती है दोस्तों हड्डी, ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहां पर? मध्य कर्ण में। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि स्टेपिस वाला सवाल ना हर बच्चा रटा हुआ है।
तो जितना हर बच्चा जानता है, जब उतना आप भी जानेंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब है? आप कभी पीछा कर पाएंगे? किसी को पीछे करने के लिए उससे एक लाइन ज्यादा जानना पड़ेगा। तो दुनिया जानती है कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, तो आप ये जानिए कि स्टेपिस कहाँ पाई जाती है। अब पूछ लेंगे किसी से अग्रकर्ण, मध्य कर्ण, पश्च कर्ण, आंतरिक कर्ण, बाह्य कर्ण, बच्चा परेशान, ई कौन सा ऑप्शन आ गया? तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पढ़िए, मध्य कर्ण में पाई जाती है स्टेपिस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल करा, मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, किसकी बात कर दिया दोस्तों? कितने कशेरुकाएं पाई जाती हैं मानव शरीर में? कुल 33 होता है, याद रखेंगे 33, ठीक है, 33 कशेरुका, ठीक है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, एक सवाल आता है, सबसे भारी कशेरुका कौन सी होती है? सवाल बहुत प्यारा सा है, सबसे भारी कशेरुका, सबसे भारी शब्द है भारी कशेरुका, ठीक है, तो क्या बताएंगे? इसका नाम है लुम्बर। क्या नाम है? लुम्बर नाम है। क्या नाम है दोस्तों? लुम्बर, ठीक है, लुम्बर। सबसे भारी कशेरुका लुम्बर को कहते हैं। ये 33 पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा आपको। फिर से नया मिल गया सवाल, ठीक है। हर एक लाइन पे मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ नया मिलता रहे। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? किसकी बात कर दिया दोस्तों? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो पेशियां हैं 639, ठीक है, 639 पेशियां पाई जाती है, 639 याद रखेंगे। सबसे लंबी पेशी का नाम बताइए, बताइए सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबी पेशी का नाम दोस्तों क्या है? सुना है आपने? कभी सुना ही नहीं हो तो क्या बताएंगे? लिखेगा साइटोरियस। क्या नाम है? साइटोरियस, साइटोरियस, ठीक है। लुम्बर जो था ये सबसे भारी कशेरुका था। फीमर जो थी सबसे बड़ी हड्डी थी जो जांग में पाई जाती है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी थी जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, ठीक है। लुम्बर सबसे भारी कशेरुका था, और ये साइटोरियस जो है ये सबसे लंबी पेशी के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है, बड़ी आंत की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ये दो होते हैं। तो इसी में आपसे पूछ रहा है कि बड़ी आंत दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में होती है कितनी लंबी होती है बड़ी आंत? तो याद रखेगा लगभग 1.5 मीटर। कितना दोस्तों? लगभग 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा? 3 का आधा 1.5 करेंगे तो 3 1 4 4.5 फीट हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो चाहे 1.5 मीटर कहिए चाहे 4.5 फीट कहिए, इसी के आसपास दोस्तों ये बड़ी आंत की लंबाई होती है। और छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, वो 6.25 मीटर होती है, ठीक है। यहीं पे भी लिखेगा छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, इसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर। कितना होता है? 6.25 मीटर, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 6.25 मीटर का, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा लगभग 6 × 18 समझ लीजिए 19 फीट के आसपास, ठीक है। 19 से 20 फीट के आसपास दोस्तों ये होता है, ठीक है। सीधा सीधा मोटी मोटा लगभग बता रहा हूं आंकड़े में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कितनी बड़ी ये आंत की लंबाई होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? ध्यान से पढ़ के सोच समझ के बताइएगा, और यहां मैं कई सारे सवाल आपको बताऊंगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1 नंबर पे है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? यकृत को कहते हैं। ऐसे लिखें, फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट पे आता है दोस्तों यकृत, फर्स्ट पे आता है यकृत। और सेकंड पे आता है दोस्तों अग्न्याशय। क्या आता है दोस्तों? नहीं, कुछ गड़बड़ है, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय जो होता है दोस्तों ये सबसे मतलब सेकंड नंबर पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछता है कि मानव में लिख दिया, मतलब आदमी औरत दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। लिखिएगा यहाँ आदमी या औरत, ये दोनों आ गए यहाँ पे, ठीक है। मानव में
यकृत के बारे में पूछता है कि यकृत जो है उसका वजन लगभग कितना होता है, यकृत का वजन, तो याद रखेगा 1.4 से 1.8 केजी ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, इतना दोस्तों यकृत का वजन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता दोस्तों किसमें होती है, जो फिर से पैदा हो सकता है। मान लीजिए अंगुली कट गया फिर से पैदा होगा, नहीं। हाथ कट गया फिर से पैदा होगा, नहीं। पैर कट गया तो नहीं। सर बाल कट गया तो पैदा होगा, दाढ़ी, दाढ़ी अंग है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, दाढ़ी बाल को अंग मानता है। मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूं, किस अंग में। कुछ बच्चा सोचेगा सर नाखून काट दिया, नाखून अंग है, नाखून बाल दाढ़ी से मुंह से थोड़ा सा अलग चलो, ठीक है, और अंदर जाओ, अंग की बात करो। याद रखेगा यकृत, यकृत फिर से पुनरुद्भव हो सकता है यकृत का, ठीक है, तो याद रखेगा, यहां शब्द लिखेगा सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, याद रखेंगे यकृत में होती है। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर, ठीक है। और न्यूनतम किसमें होती है दोस्तों, न्यूनतम क्षमता, ठीक है, पुनरुद्भवन की न्यूनतम क्षमता किसमें होती है, जो एकदम नहीं पैदा हो सकता है, वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का पुनरुद्भवन कभी नहीं हो सकता, यकृत का हो सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। कह रहा शरीर का सबसे कठोर भाग दोस्तों कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो याद रखेगा सबसे कठोर भाग है इनेमल। कौन सा है, इनेमल। और इनेमल होता कहाँ दोस्तों, इनेमल दांत का होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इनेमल बनता किससे है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किससे बना होता है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, बड़ा नहीं बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है, ये लार ग्रंथि हमारा यहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है, अब इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखेगा पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी में होती है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, ये शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी तो आप पीछे पढ़ रहे थे कि कहीं कहीं पे दोस्तों पूछ देता है सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि, तो जैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछ दे तुरंत आप अग्न्याशय में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएंगे, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय में आ जाएगा। यहां से भी दोस्तों सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी लार ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती, तब आप पैरोटिड बताएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। अंतःस्रावी पूछ दिया, नहीं, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि मत कहिए, क्योंकि अग्न्याशय कर देंगे तो अग्न्याशय जो मैंने पीछे पढ़ाया था कि यकृत जो होता है सबसे बड़ा होता है फर्स्ट नंबर पे, और अग्न्याशय सेकंड नंबर पे होता है ग्रंथियों में, वो हो जाएगा। ये यहां पूछ रहा है ना, तो यहां आप इसके बाद याद रखेगा, ठीक है, एक और लिखेगा अंतःस्रावी ग्रंथि में अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एक दोस्तों ये भी पूछेगा जब कभी इसी वाले बड़ी लार ग्रंथि में सबसे बड़ी अंतःस्रावी लार ग्रंथि, ये लिखिए, गड़बड़ हो गया, ये कभी ये आए ना तब दोस्तों आप यहाँ पे बल्कि मत जोड़िए, ठीक नहीं है, ठीक है, यही लिखेगा अंतःस्रावी ग्रंथि जब पूछ दे तो अवटु या इसका नाम बताइएगा, ठीक है। ये अंतःस्रावी शब्द जब देगा तो सबसे छोटी ग्रंथि एक होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है, आगे आपको सब मिलेगा जब हम डिटेल में शरीर की बात करेंगे तो वहां सब मैं पढ़ाऊंगा। ये तो अभी कहानी को रोचक बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सामने मैं दे रहा हूं। सबसे लंबी तंत्रिका दोस्तों कौन सी होती है, बताइए। सबसे लंबी तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र जो होता है सबसे लंबी कोशिका होती है, इसके मैंने बताया था सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो मैंने पीछे पढ़ाया था, मैंने कहा था तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र दोस्तों ये फर्स्ट पे था, इसके बाद मादा अंडाणु ये सेकंड पे था,
मादा अंडाणु, जो मैंने पीछे ही पढ़ा दिया था, ये सेकंड पे था, तो याद रखें। अभी आपसे पूछा सबसे लंबी तंत्रिका दोस्तों कौन सी होती है, तो याद रखेंगे। अब इसके अंदर मैं बढ़ा रहा हूं, सिएटिक इसका नाम है। तंत्रिका में भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं, तो उसमें एक सिएटिक मिलेगा, सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक को माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा से हटके सवाल है, कुछ नया सवाल है, क्योंकि तंत्रिका वाला सवाल तो ज्यादातर लोग जानते हैं, तो एग्जामिनर भी सोचता है कि कुछ नया पूछ दिया जाए कि बच्चे फंस जाएं जो ना पढ़े हों। तो थोड़ा सा ना एक एक कदम आपको आगे जानकारी रखने की जरूरत है। सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी होती है, ठीक है। अब यहीं पे नोट करिए, सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी तंत्रिका होती है सिएटिक। कौन सी होती है, सिएटिक। सिएटिक सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे पतली और छोटी तंत्रिका कौन सी होती, पतली भी होती, छोटी भी होती। अब यहां पे आपका जवाब क्या होगा, इसका नाम है ट्रोक्लियर। क्या नाम है, ट्रोक्लियर, ठीक है। ट्रोक्लियर जो होता है दोस्तों, ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, और पतली भी मानी जाती है, यह आप याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा को आवश्यकता होती है। अब एक काम करिए ना, आप पुरुष का भी देख लीजिए और महिला का भी देख लीजिए, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि खाली पुरुष को ही बता दे कि पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए पूछ दे कि महिला को प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तब क्या कहेंगे, तो पुरुष को चाहिए 3900 किलो कैलोरी, 3900 किलो कैलोरी चाहिए होता है, जबकि महिलाओं को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए दोस्तों आप अलग अलग याद रखिएगा, पता नहीं आपसे एग्जाम में क्या पूछ दे, उस वजह से मैं बता रहा हूं आपको। आगे देखिए, कर मूत्र में जीवाणुओं द्वारा यूरिया को किस गैस में बदलने के कारण मूत्र में से गंध आने लगता, होता तो यूरिया है, लेकिन ये गंध क्यों आता है, गंध आता है जब मूत्र में जीवाणुओं द्वारा यूरिया को, अच्छा मैं समझा दे रहा हूं, ऐसे समझिए, जो जीवाणु होते हैं ना, करते क्या पता है, ये यूरिया को बदल देते हैं, ठीक है। यूरिया जो होता है दोस्तों, ये यूरिया को अमोनिया में चेंज कर देते हैं, ठीक है, इससे अमोनिया, और इस अमोनिया की वजह से ही दोस्तों क्या पैदा होता है, गंध पैदा होता है, ठीक है। वरना यूरिया नहीं गंध पैदा करता, अमोनिया जो होता है ये दोस्तों गंध पैदा करता है, ठीक है। सवाल आता है एक चीज और, मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग, ठीक है, तो इसका पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है। ये सवाल भी बहुत बार परीक्षा में आया है, ठीक है। यूरोक्रोम बोलते हैं, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। हालांकि यहाँ अमोनिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पेड कोर्स को सिर्फ एक बार आप विजिट करके जरूर देखिए। हमारे पेड कोर्स में आपको डेमो क्लास मिल जाएगा सभी पेड कोर्स में। अभी हमारा सुपर सेलिंग जो कोर्स चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है, अलग अलग आप हिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और संपूर्ण राज्य व्यवस्था यानी संविधान का बैच चल रहा है, अभी न्यू बैच है दोस्तों, आप इसे पढ़कर देखिए, बहुत अच्छी तैयारी। जैसे बैच कंप्लीट होता है हम लोग ज्योग्राफी और साइंस के बैच भी लॉन्च करेंगे, लेकिन थोड़ा वर्क करने के बाद, ठीक है। आप ये सोचिए, जो इंसान फ्री में इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, हम अपने पेड क्लास के लिए कितना मेहनत करते होंगे, सोचिए, फिर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपके पास अभी भी समय है, एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमेशा आप कुछ नया और अच्छा सीख के जाएंगे, मेरा वादा आपसे, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नया ऐप है जहां से आप डेमो क्लास जाके देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, कोर्स में जाइए, डेमो देखिए, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट ऐप नहीं है, बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको कॉल सिर्फ एक नंबर पे करना है, वह है 9026156165, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी, इस वाले क्लास की सारी नोट्स आपको यहीं से डिलीवर्ड होंगे, उसके लिए सारी चीजें अलग ही हैं, ठीक है। फ्री वाले नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।